गालिब का एक शेर है कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। तो ये अल्लाह ताला ही इंसानों के दिलों में डालता है कि आपने क्या करना है और किधर जाना है। तो बाहर तो और उसकी एक वजह ये भी थी कि जब मैंने टीवी ज्वाइन किया था तो उस वक्त बच्चों का प्रोग्राम कोई करना नहीं चाहता था, दिल से नहीं करते थे लोग। और अब मेरे मुकाबले में मेरा कंपटीशन बहुत था और जो दूसरे लोग थे जो बड़ों के लिए प्रोग्राम करते थे, एडल्ट्स के लिए 50 मिनट का ड्रामा या ऐसी कोई चीज़, तो वो हम नए लोगों को उस तरफ आने नहीं देते थे। तो फिर एक रास्ता ढूंढा कि एक ऐसा काम किया जाए जो लोग करना नहीं चाहते खुशी से। तो फिर फैसला किया कि बच्चों के स्लॉट को देखना चाहिए। और बच्चों के स्लॉट के लिए ख़याल कहाँ से आया? फिर वही गालिब वाली बात है कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में। लेकिन उसकी भी एक रीज़न खुदा ताला ही पैदा करते हैं इंसानों के दिलों में। कि मैं अक्सर सोचता था, ये मेरी फैंटेसी के साथ मेरा बड़ा एक ताल्लुक़ रहा है। बचपन में कहानियाँ सुनते थे बड़ों से, फिर घर में मैगज़ीन आते थे, उसमें जिन्हों भूतों की कहानियाँ पढ़ते थे। फिर अलिफ लैला एक चलता था फिर टीवी से, वो भी। तो आई थॉट कि कोई ऐसा काम मुख्तलिफ़ तरीके से करें जो पहले ना हुआ हो। तो फिर वो क्या हो? फिर ज़हन में ख़्याल आया कि एक जीन हो जो जिसकी नज़र कमज़ोर हो जाए और वो कोकाब से यहाँ ऐनक लगवाने आए और फिर यहाँ लोगों में रह जाए और यहीं पे सारी कहानी फिर स्टेम हो और यहीं पे वो सारी कहानी चले। तो ये ख़्याल था। तो अब फिर उसका नाम क्या रखें? तो फिर ज़ाहिर है इससे अच्छा नाम क्या हो सकता था? ऐनक वाला जिन। तो इस तरह ये एक कहानी जो है। फिर ये कि मुझे कुछ बचपन में ख्वाब आया करते थे कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ इस तरह के, और ये रेनबो है और इसके ऊपर मैं सफ़र कर रहा हूँ। तो फैंटेसी मेरे अंदर एन बिल्ट है। लेकिन इसको एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में जो मैंने बनाया, तो असल असल कामयाबी ये है कि एक फैंटेसी को एक नए अंदाज में, क्योंकि इससे पहले ये नहीं हुआ था कि जिन जो है वो दुनिया में आ जाएं और लोगों के साथ मिलजुल कर रहें और एक अच्छी कहानी बने। कोई ऐसी चीज़ जो आप सोचते हैं कि वो वक़्त दोबारा आए और मैं उसको इंडस्ट्री में चेंज कर सकूँ? ये एक एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है, जो ख़ास तौर पे क्रिएटिव आर्ट्स है ना, इसमें इनमें रेवोल्यूशन बहुत काम आता है। तो रेवोल्यूशन सियासी तौर पे तो आ जाते हैं दुनिया में, मुख्तलिफ फ़िलासफ़र पैदा होते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स था, उसने एक सोशलिज़्म का और कम्युनिज़्म का आइडिया दिया और उसकी वजह से अरबों लोग उससे इंस्पायर हुए और बड़ी बड़ी एम्पायर्स बनी, रशियन एम्पायर फिर चाइना की। लेकिन जो कल्चर है या सिविलाइजेशन है वो अपना टाइम लेती है और वक्त के साथ साथ ही तब्दीलियाँ उसके अंदर आती हैं। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि कोई नया आइडिया सोचने की कोशिश करें। जैसे यानी कोलाजन वाज लाइक रेवोल्यूशन इन चिल्ड्रन प्रोग्रामिंग, ये इनकलाब था। और लेकिन उसके पीछे कितनी सिविलाइजेशन लगी, उसके कितने फैक्टर आए, पुरानी कहानियाँ और मैगज़ीन्स और प्रोग्राम जो उस वक्त चलते थे और मेरे ख्वाब, ये सब चीज़ें मिलजुल के ही एक चीज़ बनाते हैं। तो ये एकदम से यूँ कुछ नहीं हो जाता। तो इट इज़ ए प्रोसेस, ये एक एवोल्यूशन है, ख़्याल का भी, कल्चर का भी, सिविलाइजेशन का भी थी। सिविलाइजेशन जो है वो आपको पता है कि वो सदियों में जाके कहीं डेवलप होती है, वो भी ओवरनाइट नहीं हो सकती। आज पाकिस्तान में फ़िल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री को दरपेश सबसे अहम कौन से मसाइल हैं? सबसे बड़ा जो मसला है वो है कहानी। कहानी जो है वो लगता है कि लोगों ने नई कहानी सोचनी छोड़ दी है, या वो समझते हैं कि नई कहानी शायद क्लिक ना हो या क्या हो। लेकिन पास्ट में जितने तजर्बे नई कहानियों के साथ किए गए वो ज़्यादातर कामयाब हुए। जैसे लैंडलॉर्ड्स के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी सीरियल बेटी लाहौर ने बनाई वारिस, वो एक बिल्कुल एक नए ख़याल के साथ इस्लाम अमजद साहब ने उसे लिखा और राशिद राय ने इसको डायरेक्ट किया। तो वो एक ज़बरदस्त एक चेंज थी। और वो इस तरह कहानी उसकी इस तरह की थी। फिर एनाकोला जिन
की पॉपुलैरिटी की वजह जो है वो भी यही थी कि उसकी कहानी का एक नया अंदाज़ था, उसके अंदर एक नया थॉट था। तो हुआ ये है कि सारा मीडिया जो है वो कमर्शियलिज़्म का शिकार हो गया। उसमें पाकिस्तान टेलीविज़न जैसे ख़यालात नहीं आते। पीटीवी का ये था कि पीटीवी अपनी हमारी ज़िंदगी में से मौज़ूआत लेता था, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो ट्रेजेडी हो, कोई इस तरह की कहानी हो, वो हमारी ज़िंदगी के अंदर से होती थी और उसके उसमें एक मॉरल वैल्यूज़ के साथ और कल्चरल वैल्यूज़ के साथ हम लोग आगे चलते थे। अच्छा, और अब लेकिन ये हो गया है कि जो बुनियादी चीज़ लोगों के ज़हनों में है वह रेटिंग। तो रेटिंग के लिए चाहे किसी को कलरबाज़ी भी लगानी पड़े तो वो लगा लेते हैं। लेकिन आइडियाज़ की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है और बारहा वही तलाक के मसले, वही बेवफ़ाई के मसले कि कोई बीवी है तो अपने ख़ावंद के दोस्त के साथ मोहब्बत में है और ख़ावंद है तो अपनी बीवी की किसी सहेली के साथ मोहब्बत में है। तो दिस इज़ अनलाइक आवर सोसाइटी। होता होगा, लेकिन हम वो परसेंट जो है 1% या 0.5% चीज़ को लेकर हम क्यों उसको एक्सप्लॉइट करें और लोगों का जहन जो है वो उस तरफ जाए और वो करने की कोशिश करें जो वो देख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस समझ लें, कहानी का क्राइसिस जो है इस वक्त हो सकता है। बाकी चीज़ें ठीक जा रही हैं, साउंड साउंड ठीक होता है फिल्म का, टेक्निकली ठीक है। जितनी भी मूवीज़ या टेलीविज़न के ड्रामे बनते हैं टेक्निकली ठीक है, यानी उनकी ऑडियो अच्छी होती है, उनकी वीडियो बहुत खूबसूरत होती है, टेक्निकली सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी हो गई है, एक्टर अच्छे अच्छे आ गए। लेकिन एक्टरों की परफॉर्मेंस में भी वो बात नहीं होती जो पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामों में होती थी। और उसकी वजह ये है कि एक्टर के पास वक्त नहीं है, डायरेक्टर के पास वक्त नहीं है, उसने दिन में 10 सीन करने हैं, तो फिर ना रिहर्सल होती है और बाज़ औक़ात एक्टर को ये भी नहीं पता होता कि ये सीन जो मैं आज करने आया हूँ, इससे पिछला सीन क्या था और इससे अगला सीन क्या होगा। तो इस तरह फिर ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है जिससे हम इंडस्ट्री जो है हमारी गुजर रही है। एज ए प्रोड्यूसर आपको इंडस्ट्री में कौन से अहम चैलेंजेस का सामना रहा? ये जो मीडिया है ना, मीडिया में रोज़ चैलेंज होता है। एक चैलेंज वो होता है जो जब आप दूसरों के कंपटीशन में होते हैं और आपने कामयाबी हासिल करनी होती है, और एक चैलेंज अपने आप से होता है कि हमने जो पहले काम किया है हमारा काम पिछले काम से बेहतर हो। तो हम दो तरह के चैलेंज के अंदर एक तरह से इंडल्ज हुए होते हैं कि उन चैलेंजेस का सामना जो है वो हम किस तरह से और कैसे करें। तो उसके लिए फिर पैशन, डेडिकेशन और क्रिएटिव एबिलिटी होनी चाहिए आदमी के साथ कि उन चैलेंजेस का मुकाबला कर सके। फिर ये कि फिनांसिस कहाँ से आए, वो भी एक अलग इस वक्त मौजू है और मरहला है कि अगर मैं एक आइडिया सोचता हूँ और वो बहुत ज़बरदस्त आइडिया को सोचता हूँ मैं, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पहले आप एक आइडिया क्रिएट करें, फिर वो आप फाइनेंसर को जाकर उसको कन्विंस करें, जो प्रोड्यूसर है फाइनेंसर है, कि भाई ये आइडिया है एंड इट्स गोइंग टू क्लिक। वो अगर क्लिक होगा उसके जहन में जिसको आप सुना रहे, तो वो फिर आमादा होगा उसमें पैसे लगाने के लिए। फिर एक्टर कौन से ले, ये सारे चैलेंजेस रोज़ के चैलेंजेस हैं। हुमायूं सईद चाहिए या माहिरा ख़ान चाहिए या कोई इस तरह का नॉन एक्टर चाहिए, उसके लिए फिर बजट होना चाहिए, या फिर ये कि एंटायरली आप एक नई कास्ट के साथ सामने आ जाएं जैसे आने को लेजेंड था। तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। वो फिर अपनी जगह चैलेंज है कि फ़र्ज़ करें वो हमारी जो एक्सपेरिमेंट है नए लोगों के साथ वो कामयाब नहीं होता, तो आपकी एफर्ट, आपका पैसा सब डूब जाए। फिर अब दुनिया ग्लोबल हो गई है, ग्लोबल विलेज बन गई है, उसमें फिर आपको ये भी देखना है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो इट्स अ कंटिन्यूस चैलेंज। क्या आप किसी खास यादगार या कामयाब प्रोजेक्ट को बयान कर सकते जो आपने तैयार किए? मैं तो हर प्रोजेक्ट को यादगार समझ के करता हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं कोई ये एक छोटा काम करने जा रहा हूँ या ये एक बड़ा काम करने जा रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं जो काम भी करूँ पर लोगों को याद ज़रूर रहे। मैंने बेशुमार काम किया,
मैंने हर फॉर्मेट में काम किया। मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई, मैंने बड़ों के लिए 50-50 मिनट के सीरियल्स बनाए और टीवी अवार्ड्स प्रोड्यूस किए। नीलामगार जैसा एक बहुत बड़ा शो होता था, उसको कई साल मैं उसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहा। फिर म्यूज़िक किया। म्यूज़िक में मेरा बहुत काम है और म्यूज़िक मैंने लाइट म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक, पॉप म्यूज़िक, हर तरह का। पॉप मेला किस्म का प्रोग्राम वर्ल्ड कप के लिए मैंने डायरेक्टर प्रोड्यूस किया, जिसमें पाकिस्तान के सारे पॉप सिंगर्स ने पार्टिसिपेशन की, लाइक अली हैदर, इब्रारुल हक, उस वक्त जितने भी थे, फ़ख्र आलम वगैरह, और सजाद अली। तो सारे के सारे उसमें थे और वो 90 मिनट का एक ज़बरदस्त शो था। तो इस तरह फिर क्लासिकल प्रोग्राम किए, क्लासिकल म्यूज़िक पे जैसे राग रंग और जैसे रागनिया और इस सारी चीज़ें, और फिर सुरतरंग के नाम से एक बैटल ऑफ द बैंड्स किस्म का प्रोग्राम किया। तो मेरे उसमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कोई फॉर्मेट ऐसा नहीं है जो मैंने ना किया हो। लेकिन यादगार जो चीज़ बनी वो फिर एनक लेजेंड थी, जिसकी वजह से सब लोग मुझे जानते हैं और पहचानते हैं, और वही बुनियाद बनी मेरे ब्राइडल परफॉर्मेंस की, जो मुझे सदर पाकिस्तान ने अनाउंस किया 14 अगस्त को। जब एनकवर एजेंट से आपको इतनी शोहरत मिली और आपको पता कैसे चला फर्स्ट टाइम जब? मैं बहुत डाउन टू अर्थ आदमी हूँ। मुझे जितनी शोहरत और मोहब्बत मिली है, मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो आपसे बात भी ना करना पसंद कर रहा होता। मैं एक वीआईपी था और मेरी टीम एक वीआईपी टीम थी, और हर जगह जाते गवर्नर हाउस में कई दफ़ा बुलाया गया, गवर्नर साहब ने हमसे मुलाकात की। फिर इमरान खान साहब ने हमें फ़ंड रेजिंग के लिए हमें वो साथ लेके जाते थे, और हम उनके हमारी जो टीम थी वो फ़ंड रेज़ करती थी उनके साथ जाके। फिर एक दफ़ा उन्होंने हमें अपने शौकत खानम में बुलाया कि आप यहाँ आके लाइव परफॉर्मेंस दें थिएटर की, कोई ड्रामा बनाएं अपने करैक्टरों के साथ, जिससे हमारा जो मैसेज है शौकत खानम का वो थ्रू हो। तो हमने वो ड्रामा तैयार किया और हमने शौकत खानम में जाके उसको पेश किया। तो आप हैरत होगी आपको कि देखने वालों में कौन कौन था। इमरान खान खुद, जमाइमा खान और प्रिंसेस डियाना। इतनी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी कि दुनिया भर की सेलिब्रिटीज़ के सामने हम परफॉर्म कर रहे थे, और जो डायलॉग मेरे एक्टर बोलते थे तो इमरान खान साहब उसका ट्रांसलेट करके प्रिंसेस डियाना को, जमाइमा को बताते थे कि ये कह रहे हैं। तो इट वाज़ ए ग्रेट मोमेंट। ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे मेरे पे करम किया है कि मैं कभी गरूर के नज़दीक भी नहीं जाता। मैं ये नहीं कहता कि वो ये मैंने किया, मैं हमेशा कहता हूँ कि उसकी तरफ से था और उसकी तरफ से है और उसकी तरफ से सब होता है। वही ख्याल देता है, वही ख्वाब देता है, और वही उसके रिसोर्सेज भी देता है। तो इसलिए इसमें मैं कोई फ़ख्र की बात कभी नहीं करता। इसके अलावा मैंने और बड़ी चीज़ों में एक्सेल किया है, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, आप कुछ सवाल करेंगे तो पता लगेगा। आपकी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल वक्त कौन सा था? रंज से खूबर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी बड़ी मुझ पर कि आसा हो गई। पूरी ज़िंदगी एक स्ट्रगल और जिद्दोजहद की ज़िंदगी है, एक मुसलसल कोशिश, एक मुसलसल जिद्दोजहद। एक कच्चे घर में पैदा होने वाला बच्चा इस वक्त आपके सामने बैठा है जो आपको इंटरव्यू दे रहा है। तो सारी ज़िंदगी एक मुसलसल मेहनत और स्ट्रगल में गुजरी है। अब मैं क्या क्या बताऊँ, आई एम 75 ईयर्स ओल्ड। इन सारे सालों में बहुत सारे क्राइसिस आए, बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारी मुसीबतें आई, वो मैंने झेली और अल्लाह ताला की मदद से झेली। अगर उसकी मदद शामिल हाल ना होती तो एक वक्त ऐसा भी आया था कि शायद मैं आज ज़िंदा भी ना होता। तो ये सारी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी के साथ साथ चलती हैं, और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी इस सोसाइटी में, जिस माशरे में मैं रहता हूँ, हर शख्स डे टू डे ज़िंदगी गुजार रहा है। उसको रोज़ एक चैलेंज होता है। एक गरीब आदमी को ये भी चैलेंज होता है कि आज बच्चों को मैंने नाश्ता कहाँ से कराना है। दूसरे को ये चैलेंज होता है कि सर्दियाँ आ गई हैं, बच्चों को स्वेटर कहाँ से लेके दूँगा। यहाँ तक तो हाल है लोगों का। हम लोग तो ब्लेस्ड हैं, मैं समझता हूँ। हम हमारी जो यहाँ तक पहुँच कर तो हर ज़िंदगी की हर नेमत से अल्लाह ताला ने माला माल किया, औलाद दी, घर दिया, बच्चे मेरे पढ़ गए और अपनी अपनी जगह पे सेटल हो गए। आई एम ब्लेस्ड।
ज़िंदगी लोगों की बहुत मुश्किल है, और मैंने भी बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजार के स्ट्रगल करके यहाँ तक मैं आया। सर उस टाइम की इंडस्ट्री में और आज की इंडस्ट्री में क्या फ़र्क है? टेलीविज़न इंडस्ट्री की बात करते हैं तो फ़र्क ये है कि पाकिस्तान टेलीविज़न अकलौता टेलीविज़न अदारा था, और इसका कोई एज सच कंपटीशन नहीं था, और इसलिए उस वक्त तो वैसा कंपटीशन नहीं था। लेकिन हमारे वहाँ होते होते ही जब जनरल मुशर्रफ बसर इक़्तिदार आए तो उन्होंने चैनल खोलने की इजाज़त दे दी, तो फिर हमारा भी कंपटीशन लोगों के साथ पीटीवी का कंपटीशन भी बनना शुरू हो गया। मगर फिर भी चूँकि हमारा मकसद जो था पाकिस्तान टेलीविज़न का मैंडेट जो था वो ये था कि हमें पैसा नहीं कमाना, हमें बल्कि अपने कल्चर की प्रिजर्वेशन करनी है, हमें अपनी सिविलाइजेशन को प्रिजर्व करना है, हमें अपने आर्ट को प्रिजर्व करना है, और लोगों तक ऐसे प्रोग्राम पहुंचाने हैं जिनसे उनकी अखलाकियात प्रिजर्व हों, और मुआशरे में जो हमारे बुनियादी ज़िंदगी के परतौ हैं और वो उनको भी प्रिजर्व किया जाए, और ज़िंदगी के अंदर से आइडियाज़ लेके हम प्रोग्राम डेवलप करें। और इस तरह फिर हमारा एक ख़ास रुझान था, और हमें ये नहीं था कि हम पैसे नहीं आएंगे। पैसे अगर से आते थे क्योंकि वाहिद चैनल था, लेकिन उसके बाद फिर जब नए चैनल आ गए तो हमें यकीनन क्राइसिस में भी पीटीवी किया, और सारा चाहे ज़ाहिर है एक इंडस्ट्री है, और उस इंडस्ट्री में एडवर्टाइजिंग का भी एक ख़ास हिस्सा है, और एडवर्टाइजिंग का ताल्लुक़ प्रोडक्शन से है, जो लोग बनाते हैं चीज़ें। तो प्रोडक्शन और चीज़ें तो बड़ी नहीं, और मार्केट उतनी है एडवर्टाइजिंग की, उसी में से फिर सब लोगों ने हिस्सा लेना होता है, तो फिर ये कट थ्रोट कंपटीशन जो है लोगों के दरमियान चलता रहता है। बाकी ये है कि उस वक्त मैंने बताया ना कि हमारी वैल्यूज़ का हम लोग बहुत ख्याल रखते थे। हमारी एक ज़बरदस्त एडिटोरियल जजमेंट होती थी कि एक फ़िक्रा भी गलत ऑन एयर ना जाए। ये बहुत बड़ा फ़र्क है आज कल की टेलीविज़न प्रोडक्शंस में, हमारी प्रोडक्शंस में, कि वहाँ इस बात का ख्याल कम रखा जाता है। वहाँ पे ये सोचा जाता है कि हम ऐसी कौन सी चीज़ ऑन एयर भेजें जिससे हमारी रेटिंग बढ़े और हमें पैसे आएँ। इस वक्त बेसिक जो बुनियादी बात है वो पैसे की है, तब नहीं थी। ये हमारी पाकिस्तान टेलीविज़न और दूसरे नेटवर्क्स का फ़र्क है, और जो वक्त के साथ साथ बढ़ता गया और बढ़ता जाएगा। सर चूँकि आप शायर भी हैं, कुछ अपनी शायरी के मतलब बताएँगे? शायरी, अगर मैं सही बात करूं तो आई वॉज बॉर्न एज ए पोइट। मैं पैदा ही शायर हुआ था, और 7वीं 8वीं जमात से मैं शेर कहने लग गया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें बेहतरी आती गई, जैसे जैसे मुतालिया बढ़ता गया तो शायरी भी बेहतर होती गई, फिर शायरों से मेल जुल हुआ। फिर कॉलेज में पहुँचे तो कॉलेज में हमारे इसातिज़ा में बड़े बड़े अच्छे शायर थे, खालिद साहब थे, शौकत बुखारी साहब थे, इस तरह के लोग। और फिर बाकायदा सीरियसली लिखना और कहना शुरू किया। यूनिवर्सिटी में पहुँचे तो मुशायरों में भी हिस्सा लेना शुरू किया, वहाँ बहुत कामयाबी हुई और दिल बढ़ा। फिर बाकायदा लिखना शुरू किया, बाकायदा लिखता तो मैं बहुत देर से था। तो इस तरह शायरी के साथ बहुत मैं जुड़ा रहा, और मैं गालिब के इन्फ्लुएंस पे रहा सारी ज़िंदगी। गालिब मेरा रूहानी उस्ताद है, और मैं उनको फॉलो करने की भी कोशिश करता हूँ। तो ख़यालात की नुदरत और नरेशन की खूबसूरती और अल्फाज का चुनाव जैसा गालिब के यहाँ है, किसी के भी यहाँ नहीं है। तो इस तरह फिर 1981 में मेरी पहली किताब छपी, 8वां रंग, जो मेरी शायरी का पहला मजमूआ था। उसके बाद 90s के शुरू में 91, शायद 91 में मेरी दूसरी किताब शायरी की छपी, ज़ेर ज़मीन। उसके बाद फिर एक तीसरी किताब पंजाबी शायरी की छपी, मंतर। फिर मैं चूँकि नसर निगार भी हूँ तो मैंने एक नावल लिखा, बच्चों के लिए नावल लिखा, मंजिल मंजिल। उसको पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड ने बेस्ट फिक्शन का अवार्ड भी दिया। तो ये मेरी इधर इस तरफ जो मैं कर रहा हूँ। अब मैंने स्टूडेंट्स के लिए टेलीविज़न प्रोडक्शन के एक हिस्सा होता है डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन। तो डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन पे भी मैंने एक किताब लिखी है, जो इंशाल्लाह इस साल में किसी इस महीने वो छप जाएगी।
तो इस तरह ये कंटिन्यूस चल रहा हूँ। फिर मेरी किताब रंग रस आने वाली है, तो वो भी अभी ज़ेर तरतीब है। जो भी तरतीब आ जाएगी तो वो भी छप जाएगी। मेरी फैमिली में सब लोग आर्टिस्ट हैं। मेरा भाई एक्टर है, वो इंटीरियर का काम भी करता है दईम। मेरा बेटा जो है हमज़ा बिन ताहिर, वो खुद एक सेलिब्रिटी है। उसको अभी लक्स स्टाइल अवार्ड मिला है बेस्ट वीडियो प्रोडक्शन पे। मेरी बड़ी बेटी एक पेंटर है और एक स्कूल चलाती है। मेरी छोटी बेटी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट में पढ़ती है। तो हम सब लोग, ये पूरे के हुए सब के सब लोग, हम इसी फ़न से जुड़े हुए हैं, कल्चर के साथ और आर्ट के साथ। मेरी बड़ी बेटी जो है वो पेंटर तो है ही, साथ वो शायरा भी है। उसकी भी एक किताब आने वाली है, बोलती तस्वीरें। तो ये हम चूँकि एक ऐसे हमारा ये एक सर्कल है कि जिसमें हर सब मिलजुल कर आगे बढ़ रहे हैं और एक दूसरे की कोऑपरेशन के साथ और कोऑर्डिनेशन के साथ। तो ये एक अहवाल है शायरी का। आपने बेशुमार अवार्ड लिए, कैसा महसूस होता है? देखिए, अवार्ड जो होते हैं ना, वो किसी भी आर्टिस्ट के लिए एक बालिदगी का सबब होते हैं, एक उसको आगे बढ़ाने का इनकरेजमेंट, उसकी रिकॉग्निशन होती है। तो ज़ाहिर है रिकॉग्निशन से किसको खुशी नहीं होती। मेरे अवार्ड मुझे बड़ी देर से मिलना शुरू हो गए थे, लेकिन जो सबसे बड़ा पहला अवार्ड मिला था पीटीवी की तरफ से, वो था निकोला जिन पे। वो भी एक मेरी ज़िंदगी का एक बेहतरीन दिन था और वो किसी ऑस्कर से कम नहीं था। 10 साल पीटीवी अवार्ड नहीं हुए और 10वें साल हुए तो उन्होंने 10 साल के प्रोग्रामों में से सिलेक्शन की थी प्रोग्राम्स की, तो उसमें मेरा प्रोग्राम भी शामिल था। उसके बाद फिर अनोखे लोग पे अवार्ड मिला। इस तरह मुझे ख़वातीन टाइम में एक सीरियल करने पे अवार्ड मिला। कुछ 6 के करीब पाकिस्तान टेलीविज़न के अवार्ड मिले हैं और शायद 4 या 5 नॉमिनेशंस भी थी, और नॉमिनेशन भी कोई अवार्ड ही होता है। तो इस तरह प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे अवार्ड्स, जैसे ग्रेजुएट अवार्ड है। जब ग्रेजुएट अवार्ड मिला था तो ग्रेजुएट अवार्ड उस वक्त डक स्टाइल अवार्ड के बराबर होता था। तो इस तरह अल्लाह ताला ने मेरी बाह पकड़े रखी और मैं आगे बढ़ता गया। अभी भी आप देख सकते हैं मेरी टेबल पे जो अवार्ड पड़े हैं, इनमें से आधे तो मेरी बेटी ले गई कि पापा आपने क्या करने हैं इतने सारे। तो इस तरह अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है मेरे ऊपर। फिल्म और टेलीविज़न प्रोडक्शन में कैरियर पर गौर करने वाले के लिए आप उनको क्या मशवरा देंगे? मेरा मशवरा तो ये है कि ठीक है, पैसा लगाते हैं लोग ताकि पैसा वापस आए और प्रॉफिट भी आए, लेकिन एज ए मीडिया पर्सन अपनी ताकत के बारे में जानना चाहिए और अपनी ताकत को इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि माशरे में सुधार हो, माशरे में मज़ीद ख़राबी ना आए। टेलीविज़न प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या फिल्म डायरेक्टर है, उसके पास एक बहुत बड़ी ताकत होती है। वो लोगों का ज़हन बदल सकता है, लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकता है, लोगों की ज़िंदगियों को ख़राब कर सकता है। तो उसके पास तो बहुत बड़ी ताकत है। आप लोगों को जो दिखाते हैं वो लोग बिलीव करते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा। दुनिया में कई फिल्में ऐसी बनी जिन्होंने लोगों के थॉट्स चेंज कर दिए, जैसे अमेरिकन एक फिल्म द गॉडफादर, और वो जो नावल जब छपा, मैरी पोज़न ने जब नावल लिखा, तो उसकी वजह से लोगों अमेरिकन सोसाइटी के अंदर एक चेंज आई और फैमिली लाइफ की जो ताकत थी और फैमिली लाइफ की जो इम्पोर्टेंस थी उसके बारे में अमेरिकन ने भी जानना शुरू किया। तो इस तरह बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं, बहुत सारे ड्रामे ऐसे होते हैं जो आपको अवेयरनेस देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा मीडिया है इस वक्त, उन्हें थोड़ी सी तवज्जो इस तरफ भी देनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि पैसे ना कमाएं, पैसे नहीं आएंगे तो टेलीविज़न चैनल नहीं चलेगा, मगर ये कि उसके साथ साथ पॉजिटिविटी का प्रचार करें और लोगों में मॉरल वैल्यूज़ को फैलाएं और अपने रिलीजन के साथ और अपने कल्चर के साथ जोड़ने का दर्स भी दें। यही नहीं कि आप सिर्फ ग्लैमर दिखाएं और पैसे कमाएं। बाकी चीज़ें मैंने पहले भी कहा कि उस तरफ तरक्की ठीक हो रही है, प्रोडक्शन अच्छी हो रही है, ड्रामे अच्छे बन रहे हैं, म्यूज़िक अच्छा है, ऑडियो अच्छी है। और हाँ, म्यूज़िक के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल जो म्यूज़िक प्रोड्यूस हो रहा है वो अच्छा नहीं प्रोड्यूस हो रहा। हम टूट गए हैं अपनी रवायत से। अगर म्यूज़िक का ताल्लुक़ हमारी रवायत के साथ जोड़ के उसको मॉडर्नाइज़ किया जाए तो वो एक खिदमत होगी
मौसीकी की और म्यूज़िकल इंडस्ट्री के, अब जो कुछ मैं सुनता हूँ बैठ के, तो बाज़ चीज़ें तो ऐसी हैं कि वो मुझसे सुनी भी नहीं जाती। ये नहीं कि सब बुरा कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं। जैसे जो पुराने लोग हैं वो अब भी अच्छी चीज़ें, जैसे अहमद अली ख़ान का एक नया गाना उन्होंने अपलोड किया है, उसकी वीडियो भी अच्छी है, उन्होंने गाया भी अच्छा है। लेकिन मोस्टली नहीं, म्यूज़िक अच्छा प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इसलिए कि गाने वाला जो है वो जल्दी से शोहरत पाना चाहता है, वो प्रोसेस से नहीं आना चाहता। तो प्रोसेस है कि सीखें अच्छे गाने वालों से, उनकी खिदमत करें, अपने इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें जाकर म्यूज़िक सीखें, रियाज़ करें, समझें म्यूज़िक को, और पुराना म्यूज़िक, नया म्यूज़िक सब कुछ सुने और फिर अपनी राह निकालें। और राह ऐसी हो जो कानों के लिए प्लीजिंग हो और जो हमारी म्यूज़िक की क्लासिकल राइज से जुड़ी हुई हो। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो म्यूज़िक नहीं है, वो नॉइज़ है, वो शोर है, और शोर को हम कितनी देर सुन सकते हैं। सर लास्ट में अपने फैंस के लिए कोई मैसेज? फैंस को मैं एक अपनी गज़ल सुना दूँ? चले हाँ, फैंस के लिए मैं आपको अपनी गज़ल सुनाता हूँ। वो गज़ल यूँ है कि देख लेता है मगर वो मुस्कुरा देता नहीं, ख्वाहिशें देता है लेकिन हौसला देता नहीं। वो अजब मुनसिफ है, मुझको रोज़ करता है तलब, मुझ पे इल्ज़ामों का लेकिन फैसला देता नहीं। कह तो देता है चले जाओ बड़े गुस्से से, वो रास्ते से हट के लेकिन रास्ता देता नहीं। और सब यही कहते हैं देखा, हम मना करते न थे। सब यही कहते हैं देखा, हम मना करते न थे। कोई भी हारे हुओं को हौसला देता नहीं। और आओ हम सब मिलके ताहिर जंगलों में जा बसें, शहर में कोई किसी को रास्ता देता नहीं। सर खाने में आप क्या पसंद करते हैं? सब कुछ। अल्लाह ताला की सारी नेमतें मेरे लिए अल्लाह ताला ने जो बनाई, मुझे सब कुछ पसंद है। जिस चीज़ की मेरी सेहत इजाज़त देती है वो मैं ज़रूर खाता हूँ। अल्लाह की नेमतों से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं कहूँ कि ये पसंद है, ये नापसंद है, मैं कहूँ तो कहने वाला, पसंद नापसंद होती है लोगों की, लेकिन जो अल्लाह ताला मुझे देता है मैं वो खा लेता हूँ। कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई हो? आई हैव नो रिग्रेट्स, नो रिग्रेट्स। तकरीबन सभी ख्वाहिशें पूरी हो गई, लेकिन गालिब का वो शेर फिर भी सच्चा है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। आखिर में मीडिया एम्पायर के लिए कोई मैसेज? मीडिया एम्पायर के लिए यही है कि जनाब आप आवाम का भी ख्याल करें, और सिर्फ अशराफिया के लिए जो आप प्रोग्राम बनाते हैं और उनके ख्यालात को आप जो प्रोजेक्ट करते हैं, तो लोगों पर रहम फरमाएं। और ख़ास तौर पे न्यूज़ चैनल से मैं ये कहूँगा कि उनके जो टॉक शोज़ हैं उनमें खुदारा कौम को कोई समत दे, कोई रास्ता दिखाएं, उन्हें कंफ्यूज न करें। क्या आप जानते हैं कि मैंने पिछले कई सालों से कोई टॉक शो नहीं देखा? क्यों? इसलिए कि वहाँ वो मुर्गों की तरह लड़ाते हैं, बिठा बुला लेते हैं मुख्तलिफ, कोई किसी पार्टी से, कोई किसी पार्टी से, कोई किसी पार्टी से, और सब लोग अपने अपनी बात करते हैं और एक लड़ाई झगड़ा करके उठ जाते हैं। और जब प्रोग्राम ख़त्म होता है तो अंदर जाके टेबल पे बैठ के इकट्ठे चाय पीते हैं और गप्पे लगाते हैं। क्योंकि मैं मीडिया के अंदर हूँ, मुझे पता है कि ये किस तरह होता है। अवाम का क्या कसूर है कि आप उनको मिसगाइड करें, आप उनको फ्रस्ट्रेट करें, आप उनका ब्लड प्रेशर हाई करें? नहीं, आप उन्हें रास्ता दिखाएं और खुदा के लिए सच्चाई बयान करें, झूठ ना बोलें। ये हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि हम सब लोग झूठ बोलते हैं। मैं झूठ बोलता हूँ, मेरे आसपास के लोग झूठ बोलते हैं, सियासतदान झूठ बोलता है, कौन कौन, अब मैं किस किस का नाम लूँ, सब लोग झूठ बोलते हैं। तो जहाँ झूठ होगा वहाँ इंसाफ नहीं होगा। इंसाफ जुड़ा हुआ है सच के साथ, और जहाँ इंसाफ नहीं होगा दैट सोसाइटी विल फॉल समडे। तो मीडिया का मेन रोल जो है कि वो पूरे माशरे में सच का प्रचार करें और सिर्फ अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए झूठ को ना फैलाएं।